बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज हमने नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सप्लाई, रसद की बात करनी है। देखिए, जहाँ डिमांड होगी वहाँ सप्लाई ज़रूर होगी। रसद से क्या मुराद है? देखिए, किसी शय की वो मिकदार जो फ़रोख्त करने वाले किसी ख़ास कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो, रसद कहलाती है। रसद का जो ताल्लुक़ है वो बराह रास्त जो है आज और सनतकारों से होता है कि ये शय पैदा करते हैं, शय आपकी डिमांड के मुताबिक बनाते हैं, फिर ये मंडी में लाते हैं, फ़रोख्त करते हैं। ये शय की रसद को बढ़ा भी सकते हैं, कीमत भी कम कर सकते हैं, कीमत को भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा जी, अब रसद को जो वो करते हैं, शय की रसद को कम या ज़्यादा, ठीक है जी, तो तब्दीली लाते हैं, इसी का नाम रसद है। देखें, जैसे 50 किलोग्राम चीनी है, अब इसकी कीमत जो उन्होंने मुकर्रर की है कि 22 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बेचने के लिए मंडी में लाई जाएगी, तो ये चीनी की रसद है। रसद से क्या मुराद है? अब रसद होती क्या है? देखिए, सप्लाई मीन्स द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइजेज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। रसद से मुराद किसी शय की वो मिकदार जो एक ख़ास अरसा वक़्त में ख़ास कीमत पर मंडी में फ़रोख्त के लिए लाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? रसद यानी सप्लाई कहते हैं। क्वांटिटी सप्लाई इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। इसका ताल्लुक भी प्राइस से है जिस तरह डिमांड का ताल्लुक है। अब इस कीमत के इस तारीफ़ के कुछ नकात हैं जो बहुत ज़्यादा अहम हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1, उसने कहा है कि जी किसी शय की रसद का ताल्लुक ख़ास तौर पे कीमत के साथ होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, क्वांटिटी सप्लाई इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। कीमत के बगैर रसद का सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। अच्छा जी, आज ने कितनी चीज़ बेचनी है, कितनी चीज़ तैयार हुई है, इसका इन्हिसार रसद पे होता है। चीनी की जितनी कीमत मुकर्रर होगी, जितनी सप्लाई पैदा हुई है और किस हिसाब से बेचनी है, उसका भी ताल्लुक जो है वो आपका रसद से है। प्राइस और इसका आपस में पॉजिटिव रिलेशन है, याद रखिएगा हमेशा। दूसरी बात है कि किसी शय की रसद हमेशा अरसा वक़्त के लिहाज से मुतय्यन होती है। जैसे आप लोग कहते हैं कि हर रोज़ कीमतें बदल रही हैं, ये सप्लाई पर डिपेंड करता है। बाज़ का मार्केट में शय बहुत ज़्यादा आ रही होती है तो उसकी कीमत जो है ये लोग कम कर देते हैं कि वाफर मिकदार में। अगर शय की रसद कम हो जाए, जैसे चीनी का बहुत शोर मचता है कि चीनी बहुत महंगी हो गई है, तो पीछे से सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से आजर और सनतकार जो है वो कीमत को बढ़ा देते हैं। यानी जब किसी शय की कीमत बढ़ती है तो इस शय की रसद भी बढ़ जाती है, कीमत के कम होने पर शय की रसद भी कम हो जाती है। अभी मैंने यही आपको बताया है कि दोनों का आपस में पॉजिटिव रिलेशन है। डिमांड में नेगेटिव था, सप्लाई में पॉजिटिव है। जब प्राइस बढ़ेगी साथ ही क्वांटिटी सप्लाई में इजाफा होगा, जब प्राइस कम हो जाएगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाएगा। ये एक्चुअली क्वांटिटी सप्लाई इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। डिमांड जो था आपका, क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, ये डिक्रीजिंग था, क्योंकि जब प्राइस बढ़ती थी तो क्वांटिटी डिमांड आपकी कम हो जाती थी। जब प्राइस जो है वो कम हो जाती थी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती थी। इनके दरमियान ये रिलेशन जो था ये डिक्रीजिंग था। इनका सप्लाई का और प्राइस का इंक्रीजिंग रिलेशन है। अरसा वक़्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी मैंने डेफिनेशन में कहा है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है अरसा वक़्त, डिमांड में नहीं करता। डिमांड में क्या है कि तलब से मुराद किसी शय की वो मिकदार जो कोई शख्स एक ख़ास कीमत पर ख़रीदने के लिए तैयार हो, लेकिन यहाँ पे ख़ास अरसा वक़्त है। सप्लाई का ताल्लुक है ही अरसा वक़्त से। इस वक़्त का ज़ोर जो है वो सप्लाई पे है, इसे याद रखिएगा। अच्छा जी, तो इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है जी किसी शय की रसद में बराह रास्त ताल्लुक पाया जाता है। कीमत बढ़ती है, भी मैंने आपको बता दिया, रसद बढ़ जाती है, कीमत कम हो जाए, रसद कम हो जाती है। अच्छा जी, नंबर 4, ऐसी कीमत जिससे कम कीमत पर फ़रोख्त करने वाले शय को बेचने से इनकार कर दें, इसे महफूज कीमत यानी रिज़र्व प्राइस कहते हैं। रिज़र्व प्राइस से क्या मुराद है? दिस इज़ द मिनिमम प्राइस, दिस इज़ द मिनिमम प्राइस बिलो विच अ सेलर डज नॉट वांट टू सेल एनी क्वांटिटी। रिज़र्व प्राइस वो होती है ऐसी कम से कम कीमत जिससे नीचे जो है वो फ़रोख्तकार अपनी शय को फ़रोख्त करने के लिए तैयार होता ही नहीं है। देखें, जैसा कि क्या है, एक बंदा है, उसने कुर्सियाँ बनाई हैं,
फॉर एग्ज़ाम्पल वो कुर्सियाँ बेचना चाहता है, लेकिन उसने एक कुर्सी की कीमत क्या रखी है, ₹500। ये जो 500 है ना, ये आपकी है रिज़र्व प्राइस, क्योंकि उसने इससे कम पे कुर्सी को फ़रोख्त करना ही नहीं, उसने मानना ही नहीं है, उसने ये कीमत मुकर्रर कर दी है। लेकिन ये कीमत हमेशा याद रखिएगा शय की खासियत पे और हालात पे भी डिपेंड करती है, ठीक है जी। इसे कहते हैं रिज़र्व प्राइस। अच्छा, नेक्स्ट जो आ रहा है वो है आपका स्टॉक एंड सप्लाई। स्टॉक एंड सप्लाई से क्या मुराद है, किसको आप लेते हैं? देखिए, स्टॉक वो होता है जो माल गोदामों में पड़ा है, जिसके साथ कीमत नहीं लगी हुई, उसे कहते हैं स्टॉक। लेकिन जब गोदाम में पड़ा माल उठा के हम मंडी में ले आते हैं और फिर उसके ऊपर कीमत लगा देते हैं, तो उसे कहते हैं सप्लाई। दोनों में फ़र्क है, याद रखिएगा, एक चीज़ नहीं है। अक्सर अब लोग इसे एक लेते हैं, लेकिन ये एक नहीं है। स्टॉक इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अवेलेबल इन और नियर द मार्केट विच कैन बी ब्रॉट फॉर सेल एट अ शॉर्ट नोटिस। आपने अक्सर दुकानों पे गए होंगे, नोट किया होगा कि आपको कहते हैं जी फ़लाँ चीज़ है, हाँ जी गोदाम में पड़ी है, अभी छोटा ले आता है। वही स्टॉक है, वही स्टॉक है, गोदाम में पड़ा हुआ माल। दिस स्टॉक इज़ द फिक्स्ड अमाउंट, ये फिक्स्ड अमाउंट होती है, विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन प्राइस। ये प्राइस के तब्दील होने पे मुतासर नहीं होता स्टॉक। लेकिन सप्लाई क्या है? सप्लाई इज़ द क्वांटिटी विच इज़ एक्चुअली ऑफर्ड फॉर सेल आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टॉक एट डिफरेंट प्राइसेस। मुख्तलिफ कीमतों पे शय को बेचने के लिए जब लाया जाता है, उसे हम सप्लाई कहते हैं, ठीक है जी। द सप्लाई इंक्रीजेज विद द राइज इन प्राइस एंड वाइस वर्सा। कीमत के बढ़ने पे सप्लाई बढ़ जाएगी, कीमत के कम होने पे सप्लाई कम हो जाएगी। यहाँ पे जो एग्जांपल है उसने दी है कि 200 किलोग्राम चीनी मार्केट में लाई। अगर ये 200 किलोग्राम चीनी गोदाम में पड़ी है ना, तो ये स्टॉक है। लेकिन जब इसके साथ कीमत लग गई कि 200 किलोग्राम चीनी 20 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बेचने के लिए मंडी में लाई जाएगी, तो ये चीनी की मिकदारे रसद कहलाएगी, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको छोटी सी टेबल के ज़रिए भी समझाती हूँ। ये मैंने बनाया है टेबल स्टॉक एंड सप्लाई का। ये है जी इन केस ऑफ ड्यूरेबल कमोडिटीज़। ड्यूरेबल होती हैं आपकी पायदार अशिया, ऐसी अशिया जिनका लंबा सा ज़ख़ीरा किया जा सकता है, गंदम 1 साल इस्तेमाल हो सकती है। अच्छा, अब ये देखें, ये प्राइस है, ठीक है जी, ये स्टॉक है। मैंने भी बताया कि स्टॉक जो है वो कीमत के तब्दील होने पर तब्दील नहीं होता, इस कतन भी नहीं, ये फ़िक्स अमाउंट होती है। अब ये है सप्लाई 1000 टन, कीमत आपकी 100 है, स्टॉक में गंदम पड़ी है, 0 सप्लाई। कीमत 200 हो गई, फिर स्टॉक में पड़ी है, 0 सप्लाई। नहीं वो बेच रहा सेलर, वो क्यों नहीं बेच रहा? उसको जितनी लागत आई है, जो कुछ उसने बर्दाश्त किया है लाने के लिए मंडी में, वो पूरे होंगे, उसे उतना प्रॉफिट होगा तो वो बेचेगा ना। देखे, जैसे ही प्राइस बढ़ी है, 300 हुई, स्टॉक में से उसने 50,000 टन गंदम ला के मार्केट में फ़रोख्त की। ये जो अब 200 में से 50,000 टन गंदम ले आया है ना, ये सप्लाई है। जो पड़ी है स्टॉक में, वो पड़ी है, वो स्टॉक ही ज़ख़ीरा ही है। अब जैसे जैसे 400, 500, 600 ये प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, वो उसी हिसाब से जो है वो अपनी गंदम की सप्लाई को बढ़ाता जा रहा है। अच्छा, एक होती हैं आपकी पेरिशेबल कमोडिटीज़, जो जल्दी ख़राब होने वाली अशिया होती हैं, इनका ज़ख़ीरा नहीं किया जा सकता। इनकी ये दुकानदारों की भी, फ़रोख्तकारों की भी कोशिश होती है कि ये जितना स्टॉक हो वो एक ही दिन में फ़रोख्त कर दिया जाए। देखें, इसमें आपके दूध आ जाते हैं, मछली आ जाती है, नाजुक फल आ जाते हैं, ठीक है जी। अब प्राइस ऑफ आइस जो है वो 40 है, स्टॉक 100 है, सप्लाई भी 100। जितना स्टॉक पड़ा है उसी स्टॉक को ला के मार्केट में फ़ौरन बेचने की कोशिश की जाती है कि बर्फ़ जो है वो पिघल जाएगी। गर्मियों में बर्फ़ की डिमांड ज़्यादा होती है, कीमत चाहे कम होती जाए, स्टॉक पड़ा हुआ सारा मार्केट में जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी कि जितना बिक सकता है ना, इसे हम बेच दें, क्योंकि ये जल्दी ख़राब होने वाली आइटम्स होती हैं, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।